बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर की एक और सर्विस को डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इन्हीं सर्विसेज को, जो दो प्रोटोकॉल्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें टीसीपी भी है और यूडीपी भी है, इनको हम यूज़ करते हुए हम रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र के लिए प्रोटोकॉल किस तरीके से बना सकते हैं। तो रिलायबल डेटा प्रोटोकॉल जो है वो सिंपली रिलायबिलिटी क्रिएट करता है आपकी कम्युनिकेशन में। अभी तक हमने जो कम्युनिकेशन को देखा उसके अंदर सिर्फ यूडीपी को स्टडी किया और ये देखा कि यूडीपी में एक ही इशू है कि जिसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड की जाती, ये नहीं बताया जाता अपने सेंडर को कि मुझे डाटा मिल गया है या मुझे डाटा नहीं मिला। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए रिलायबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ना तो हम लोग हार्डवेयर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं। हार्डवेयर के अंदर एरर्स तो आने हैं, सिग्नल्स हैं, ड्रॉपेज तो होनी है, अटेनुएशन भी उनकी है, उनकी फ्रिक्वेंसीज ने डिस्टर्ब भी होना है, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी आनी है, इंटरफेरेंस भी आनी है, जिसकी वजह से सिग्नल के अंदर इश्यूज आने हैं। सो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम रिलायबिलिटी को क्रिएट करेंगे इस लेयर के अंदर। सबसे पहले अगर हम यूडीपी का एक पैकेट चेक करें तो उसका सेगमेंट का जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो पैकेट होता है वो सेगमेंट कहलाता है। उसमें सिंपली आपके पास 2 बाइट्स का सोर्स पोर्ट नंबर होता है, 2 बाइट्स का डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। फिर एक लेंथ का पैरामीटर होता है जिससे पता चलता है कि जो एप्लीकेशन डेटा है जो कि एप्लीकेशन लेयर से आया हुआ है उसका एक्चुअली साइज कितना है। यूडीपी के पैकेट का साइज फिक्स नहीं होता। ये यूडीपी के पैकेट का साइज जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपने एप्लीकेशन के ऊपर से डाटा कितना लिया है और आगे आप कितना सेंड कर सकते हैं। यानी ये पैकेट का साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो एक चेक तो यहाँ से हो गया उसकी लेंथ वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद हमारे पास इसका चेकसम का जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है कि चेकसम जो है ये एरर करेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। मैं चेकसम के लिए बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हम एक सिंपल सा मेथड 2-4 लाइनों में डिस्कस करेंगे कि चेकसम एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल, हमें इस एप्लीकेशन डाटा का जो हमारा है, मैसेज का जो एप्लीकेशन डाटा है, इसमें हमें 3 बाइट्स सेंड करने हैं। फॉर एग्जांपल, आप जितने मर्जी सेंड कर लें, मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है, मिनिमम इसकी लिमिट नहीं होती, और मैक्सिमम लिमिट भी आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, वरना इसके पैकेट का साइज फिक्स नहीं होता। अगर पैकेट का साइज फिक्स हो तो फिर हमें इस लेंथ के पैरामीटर की जरूरत ही ना पड़े। फर्स्ट करें, हमने ये 3 बाइट्स जो ऊपर दिखाई गई हैं इनको हमने सेंड करना है। एक ये बाइट है हमारे पास, एक ये बाइट है और एक ये बाइट है। अब हम इसका चेकसम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम सबसे पहले इन दोनों बाइट्स को सम कर देंगे। जब ऊपर वाली दोनों बाइट्स सम होगा तो ये उसका आंसर आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो तीसरी बाइट है वो इसके इस आंसर के अंदर सम कर देंगे। जब हम ये इसमें सम करेंगे तो बाज़ दफ़ा हमारे पास ओवरफ्लो भी हो सकता है, जैसे कि हमारे इस केस में हो गया है। एंड पे हमारे पास दोनों बिट्स 1 थी, जब 1 और 1 सम हुआ तो वो 2 हुआ, 2 1 0 में ब्रेक हुआ तो 1 0 का 0 लग गया, जो 1 बचा वो 1 हमने ला के इसी वैल्यू के अंदर दोबारा से ऐड कर देना। सर्कुलर ऐड कर देना इसके अंदर, जो हमारे पास इसका कैरी आएगा। फिर से देखें, हमारे जो फाइनल आंसर में अगर कैरी आया तो वो भी हमने यहाँ पे लाके उसको सम कर दिया। और आप देख भी सकते हैं कि 1 0 0 नहीं होता, 1 0 1 होता है। तो एक्चुअली ये जो सम आपके सामने क्रिएट किया गया है, ये इसका जो कैरी आया उसे इसमें दोबारा ऐड कर दिया गया। जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो हम क्या करेंगे, हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जहां पर 0 बिट है वहां 1 कर दिया, जहां 1 बिट है वहां 0 कर दिया। ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया इसका हमने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो ये जो 0 1 0 0 था ये 1 0 1 1 हो गया। इसी तरह सारे बिट्स हमने चेंज कर दिए। ये जो फाइनल वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हुई है ये कहलाती है चेकसम। इसको हम क्या करेंगे, हम इसको इस पैकेट के अंदर यहाँ पर इस फील्ड के अंदर सेंड कर देंगे। अब जब ये पैकेट रिसीव होगा रिसीवर एंड के ऊपर तो वहां पर ये प्रोसेस सारे का सारा दोबारा किया जाएगा। लेकिन दोबारा करने के साथ क्या करेंगे, आंसर जब उनके पास ये वाला आएगा ये नहीं आएगा, ये वाला आपने चेकसम में सेंड कर दिया। जब इसको फाइनली सम करके ये वैल्यू जनरेट हो गई तो चेकसम के पैकेट से ये वाली बिट्स निकाल के इसमें दोबारा ऐड कर दी जाएंगी। तो अगर ये वैल्यू इसका एग्जैक्ट वंस कॉम्प्लीमेंट होगी तो हमारे पास
तमाम की तमाम बिट्स 1 हो जाएंगी। अगर ये तमाम बिट्स 1 नहीं होती तो इसका मतलब हमारी ये जो तीनों बाइट्स हैं इनमें से किसी न किसी के अंदर एरर आ गया, और जब कोई भी एरर आ गया तो इस पूरे पैकेट के अंदर, जिसे हम सेगमेंट कह रहे हैं, इस पूरे सेगमेंट के अंदर एरर आ गया। और अगर हम इसके ऊपर लाइबिलिटी की लेयर अप्लाई कर देते हैं, यानी टीसीपी पे चले जाते हैं, तो वहां पर फिर इस पैकेट को रिसेंड भी किया जाएगा। यूडीपी के अंदर इसको रिसेंड नहीं किया जाएगा, सिंपली जो है वो इसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग चेकसम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब ये एक एरर करेक्शन की लेयर ऐड हुई है, अभी भी हमारे पास रिलायबिलिटी अचीव नहीं हुई। सो यूडीपी एक बेस्ट एफर्ट प्रोटोकॉल है कि एरर को रिकवर करने की कोशिश करता है। एक्चुअली एरर की रिकवरी नहीं है, एरर की सिर्फ और सिर्फ डिटेक्शन है। अगर एप्लीकेशन लेयर चाहेगी कि इस पैकेट को दोबारा मंगवाया जाए तो वो फिर किसी मैकेनिज्म से अपने सेंडर के साथ कम्युनिकेट करके तो वहां से यही वाला सेगमेंट दोबारा जो है वो मंगवा लिया जाएगा। सो इस तरह ये चेकसम का फील्ड इस्तेमाल होता है यूडीपी के पैकेट के अंदर। अब हम रिलायबल डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल को थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। हम कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप के इसको डेवलप करके देखें। पहले तो एक सिंपल सी चीज है, एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर में जो सेंडिंग प्रोसेस है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को कॉल करता है, और ट्रांसपोर्ट लेयर को कॉल करके पैकेट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब सेंड का कमांड इस्तेमाल होती है तो जो आपके पास रिलायबल डाटा प्रोटोकॉल होगा वो डाटा सेंड करेगा, और दूसरी तरफ जो है जो जिस पैकेट ने उसे रिसीव करना है वो उसे रिसीव कर लेगा। हम जो ये वाले सारे के सारे कम्प्लेक्सिटीज इसके अंदर आएंगी, मीन्स ये कि हमें रिलायबल डाटा प्रोटोकॉल बनाने में जो कम्प्लेक्सिटीज आएंगी वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी हमारी उस ये जो नीचे फिजिकल लेयर्स हैं, जो फिजिकल चैनल्स हैं, उनकी रिलायबिलिटी कितनी ज्यादा है। अगर उनकी रिलायबिलिटी ज्यादा होगी तो हमें प्रोटोकॉल रिलायबल प्रोटोकॉल बनाने में ज्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी अंडरलाइंग लेयर्स जिसमें फिजिकल लेयर भी शामिल है, जहां पर डाटा हार्डवेयर के अंदर सेंड होना है, अगर वहां पर अनरिलायबिलिटी ज्यादा होगी तो हमारा प्रोटोकॉल ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस स्कीम को एक डेवलप करें कि कैसे हम डाटा को सेंड करेंगे और फिर दूसरी तरफ से रिसीव करेंगे। अब यहाँ ये चीज ध्यान में रखें कि आपके पास रिलायबल डाटा कम्युनिकेशन हो रही है या अनरिलायबल डाटा कम्युनिकेशन हो रही है, आपके जो चैनल्स हैं वो हमेशा अनरिलायबल होते हैं, क्योंकि चैनल्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, जिसमें सिग्नलिंग आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास वो आ जाता है, केबल्स आ जाती हैं, केबल्स कहीं से गुजर रही हैं, वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो रही है, कहीं से केबल्स कट सकती हैं, पैकेट सेंड होते हैं, रिसीव नहीं होते। तो हमारे चैनल्स हमेशा अनरिलायबल ही होते हैं। लेकिन हम अपनी मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए कोशिश करेंगे कि जो सेंडिंग साइड से डेटा जा रहा है वही गारंटेड डिलीवर हो हमारी रिसीविंग साइड पर। तो आरडीटी जो है ये रिलायबल डाटा ट्रांसमिशन का एब्रीविएशन है। अब हम चलते हैं एक पूरी की पूरी एक स्कीम बनाने की कोशिश करते हैं कि हम रिलायबिलिटी ला सकें अपने डाटा ट्रांसफर के अंदर। हम क्या करेंगे जी, हम इंक्रीमेंटली डेवलप करेंगे सेंडर रिसीवर साइड्स में ताकि हम रिलायबल डाटा ट्रांसफर अचीव कर सकें। हम सिर्फ यूनी डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर को देखेंगे, दोनों तरफ की बात नहीं करेंगे। जो एक तरफ से हो रहा था वही दूसरी तरफ से भी हम कर देते हैं। जो कंट्रोल की इंफॉर्मेशन होती हैं वो बोथ डायरेक्शन में रन हो रही होती हैं। हम इसमें कुछ फिनिट स्टेट मशीन्स को भी इस्तेमाल करेंगे, और आपको पता है फिनिट स्टेट मशीन ऐसी मशीन होती है जो अपनी स्टेट को चेंज करती है ऑन द बेसिस ऑफ सम इनपुट। जब भी कोई इनपुट आती है तो उसकी बेस के ऊपर उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। सो सबसे पहले हम इसका वर्जन 1.0 रिलायबल डाटा ट्रांसफर को जो है वो डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपने ये एज्यूम करना है कि हमारा कोई बिट एरर नहीं है और कोई पैकेट का लॉस भी नहीं है। फिलहाल आप ये एज्यूम करें कि हमारी बिट एरर नहीं आ रहे सेंडर से लेकर रिसीवर तक, और हमारा पैकेट का लॉस भी नहीं आ रहा। तो अब हम कैसे रिलायबिलिटी अचीव करेंगे? सिंपल हम एक्नॉलेजमेंट ले लेंगे कि क्या आपको पैकेट मिला या नहीं मिला। अभी हम अगली बातें नहीं कर रहे, फिलहाल सिर्फ इसके ऊपर रहते हैं। और जब ये रिलायबल डाटा प्रोटोकॉल्स आए थे तो उनके मुख्तलिफ वर्जन्स के अंदर आपको एडिशंस आती चली गई थी। तो अगर आप सेंडर साइड पे एक फिनिट सेट मशीन को देखते हैं तो सिंपल है कि जैसे ही एप्लीकेशन लेयर से कॉल आएगी डाटा सेंड करने की, इसने क्या करना है, इसने एक आरडीटी सेंड और उसके अंदर डाटा को उसमें एक सिंपल एक प्रोसेस को जो है वो कॉल करना है। उस पैकेट ने इसके उस प्रोसेस ने पैकेट्स बनाने और पैकेट्स को सेंड कर देना। इसी तरह
जो रिसीवर्स हैं जब उसको ये पैकेट मिलेंगे तो उसने इन पैकेट्स को खोलना है, डाटा निकालना है और इनके पास डाटा आ जाएगा। तो ये तब की बात हो गई जब हमारे पास रिलायबल चैनल हो। अनरिलायबल चैनल नहीं है, तो अगर अनरिलायबल चैनल नहीं है तो फिर हमें ना एरर चेक करने की ज़रूरत है, ना हमें कोई एक्नॉलेजमेंट लेने की ज़रूरत है। ये हमें कंफर्म है कि डाटा रिलायबली ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हमें बिट एरर्स भी आते हैं, हमें पैकेट का लॉस भी आता है। तो हम इन एरर से रिकवर कैसे करेंगे? ये बिल्कुल ह्यूमन एनालॉगी है कि हम भी जब किसी से बात कर रहे होते हैं, उसे जब हमारी बात समझ नहीं आती या हमें उसकी बात समझ नहीं आती तो हम उसे कहते हैं ये क्या कहा आपने, दोबारा से कहिएगा। तो इसी तरह जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगी हमारा रिसीवर भी ये कह सकता है कि जनाब आपने क्या कहा था, आपने क्या पैकेट सेंड किया था, ज़रा मुझे बताइएगा। तो हम दो तरह के और पैकेट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने इसी जो रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल 2.0 है इसके अंदर। उसमें एक पैकेट हमारा कहलाएगा एक्नॉलेजमेंट का पैकेट। ये सेंड करेगा रिसीवर और ये सेंडर को सेंड करेगा। कब करेगा? जब इसे पैकेट मिल जाएगा और उस पैकेट में कोई एरर भी नहीं होगा। दूसरा हमारे पास पैकेट जो सेंड तब किया जाएगा जब रिसीवर के पास पैकेट आएगा और उसके अंदर कोई एरर्स होंगे। इसे हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट। सो सेंडर जब पैकेट सेंड करेगा तो रिसीवर उसे रिस्पॉन्स करेगा। अगर उसका रिस्पॉन्स एक्नॉलेजमेंट का है तो वेल एंड गुड, अगर उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का है तो फिर पैकेट को दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। तो इससे हमने अपनी ट्रांसफर के अंदर एक रिलायबिलिटी अचीव कर ली कि देखें हमें वहां से एक्नॉलेजमेंट मिल गई, हमें रिसीवर ने एक्सप्लिसिटली बता दिया कि मुझे आपका डाटा मिल गया है और उसके अंदर प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। तो जो हमारे पास 2.0 प्रोटोकॉल है इसका, उसमें एरर डिटेक्शन भी है, इसमें फीडबैक भी है और फिर डाटा रिकवरी भी आ गई। इसको भी हम देखते हैं अपनी फिनिट सेट मशीन्स के थ्रू कि यहाँ पर अब हमारी जो सेंडर साइड की मशीन है वो दो स्टेट्स के अंदर हो सकती है। पहले तो उसको कॉल एप्लीकेशन लेयर से कि डाटा सेंड करना है। जब ये उसे कॉल आएगी तो उसने अपना एक प्रोसेस को कॉल करना है, सेंड के प्रोसेस को उसने पैकेट्स बनाने और पैकेट्स बना के उसके अंदर चेकसम भी ऐड कर देना है और उन पैकेट्स को सेंड कर देना है। अब नेक्स्ट पैकेट तब तक सेंड नहीं होगा जब तक यहाँ से रिसीवर साइड से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाती। अगर रिसीवर सेंड करता है एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, तो फिर नेक्स्ट पैकेट को सेंड कर दिया जाएगा। और अगर वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को सेंड कर देता है तो फिर उस पैकेट को रीसेंड किया जाएगा और फिर वेट किया जाएगा कि दोबारा से एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आए। ये हमारी हो गई फिनिट सेट मशीन। ये अगर उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आता है तो सेंड को दोबारा कॉल कर लिया जाएगा। अगर उसे पॉजिटिव एक्नॉलेज आ जाता है, पैकेट रिसीव हो गया और उसके अंदर कोई एरर भी नहीं है, तो फिर वो दोबारा से वेट करना शुरू कर देगा नेक्स्ट पैकेट को सेंड करने के लिए। रिसीवर साइड पे अभी भी हमारे पास एक ही फिनिट सेट मशीन होगी कि जिसने सिंपली वेट करना है। जब इसको पैकेट मिलेगा इसने उस पैकेट को अनपैक करना है, अनपैक करके उसका चेकसम चेक करना है, चेकसम से देखना है कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर है तो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट उसने सेंड कर देना है और अगर एरर नहीं है तो फिर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड कर देना है। तो इस तरह हमने सिंपली इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के पैकेट्स को इंट्रोड्यूस करवाकर हमने रिलायबिलिटी को अचीव कर लिया। अब इसका ऑपरेशन देखें, अगर इसमें एरर नहीं है तो सिंपली वेट हुआ, वेट होने के बाद जब जब इसको कॉल आई, ये दोनों वेटिंग स्टेट्स में चल रहे हैं। जैसे इसको कॉल आई कि डाटा सेंड करो, इसने डाटा का पैकेट सेंड कर दिया और वेट करना शुरू कर दिया एक्नॉलेजमेंट आए या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आए। जब इसके पास पैकेट प्रॉपरली रिसीव हो गया और उसमें एरर्स भी नहीं है तो इसने सिंपल उसे एक्नॉलेजमेंट दे दी। जब एक्नॉलेजमेंट मिल गई तो दोबारा से ये वेटिंग में चला जाएगा ताकि अगला पैकेट प्रोसेस किया जा सके। अब अगर एरर्स आते हैं तो सेम इसी तरह से प्रोसेस स्टार्ट होगा, लेकिन इस दफा जब रिसीवर के पास ये पैकेट पहुंचा, इसमें एरर रिसीव हुआ तो इसने बजाय इसके कि एक्नॉलेजमेंट का पैकेट सेंड करे, इसने नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जो था वो सेंड कर दिया। जब ये पैकेट इसके पास वापस गया तो वही पैकेट को रीसेंड किया गया। रीसेंड करके दोबारा से वो पैकेट तब तक रीसेंड होता रहेगा जब तक वहां से नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट के पैकेट्स आते रहेंगे। जैसे एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आएगा, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट का, तो ये आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो नेक्स्ट पैकेट की तरफ मूव कर जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है। देखें, आप जैसे हम बात कर रहे होते हैं, आपको किसी की बात समझ नहीं आई, आपने उससे कहा जी आपने क्या कहा। अगर आपका ये क्वेश्चन ही उस तक नहीं पहुंचा
या हम इस प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारा अगर एक्नॉलेजमेंट या नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का पैकेट करप्ट हो गया फिर क्या किया जाएगा? तो इस सूरत में हमें फिर इसके ऊपर मजीद लेयर्स को ऐड करना पड़ेगा। हम इन पैकेट्स के बगैर नए पैकेट्स को सेंड भी नहीं कर सकते। अब देखें, अगर एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आ गया लेकिन वो पैकेट करप्ट हो गया तो सेंडर को तो नहीं पता चला कि वो पैकेट सही पहुंचा या नहीं पहुंचा, तो वो क्या करेगा? हो सकता है वो रीट्रांसमिट कर दे। अगर वो पैकेट को रीट्रांसमिट करता है तो ये पैकेट तो पहले भी था उनके पास। तो इस चीज से भी बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर पैकेट के साथ उसका सीक्वेंस नंबर जो है वो ऐड कर देते हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि ये कौन सा पैकेट है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर थर्ड पैकेट भेजा था, अपने थर्ड सेगमेंट आपने सेंड किया, वो वहां पर पहुंच गया, एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आया लेकिन वो करप्ट था, तो दोबारा से थर्ड पैकेट सेंड कर दिया गया, तो वो फिर रिसीविंग साइड पर डिस्कार्ड हो जाएगा और रिसीवर को भी ये पता चल जाएगा कि ये पैकेट जो है ये दोबारा सेंड कर दिया गया है, वो उसकी एक्नॉलेजमेंट को दोबारा भी सेंड कर सकता है। तो हम इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपने इस प्रोटोकॉल के अंदर रिलायबिलिटी को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि जो इसी प्रोटोकॉल को मजीद कॉम्प्लेक्स बनाते चले जाते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।